हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हमारा पर्यावरण चैप्टर पढ़ेंगे और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है परीक्षा में देखने को मिले थे। बीपीएससी टीआर 1, 2 या 3 हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। चलिए हम देखते हैं बिना समय गंवाए और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पर्यावरण, पहले बात करते हैं पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण के बाद हमारे आसपास का वह आवरण जो हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हुए क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। पारिस्थितिकी, जीवधारियों पर पर्यावरण के प्रभावों के अध्ययन की शाखा को पारिस्थितिकी कहते हैं। इस शब्द का सबसे पहले रेटर ने किया था, यानी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो रेटर ने किया था। पर्यावरणीय कारण की बात करते हैं तो पर्यावरण के प्रमुख दो कारक होते हैं। ठीक है, पहला अजैविक कारक और दूसरा जैविक कारक। तो अजैविक कारक के अंतर्गत देखते हैं, इसमें अजीवित अंश सम्मिलित होते हैं, जैसे जल, वायु, वर्षा, ताप, नमी, मृदा आदि। और जैविक कारण, इसमें जीवित अंश सम्मिलित होते हैं, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, अवघटक। ये जैविक कारक होते हैं। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीवधारियों तथा उनके पर्यावरण के बीच प्रक्रियात्मक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यह शब्द सर्वप्रथम एजी टेंसले ने दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो एजी टेंसले ने दिया था। ठीक है, अगला देखते हैं। जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण की अगर बात करते हैं, जैव निम्नीकरण की अगर बात करते हैं तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित हो जाते हैं जैविक निम्नीकरणीय कहलाते हैं। और अजैव निम्नीकरण वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अवघटित नहीं होते हैं वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की बात करते हैं तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला अजैविक घटक, तो जैविक घटक में क्या आते हैं? अकार्बनिक आते हैं। इसमें H2O, CO2, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमोनिया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लवण आदि आते हैं। ये क्या है? वो कार्बनिक घटक है। ठीक है, और कार्बनिक घटक की बात करते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि अणु हैं। ठीक है, अगला देखते हैं भौतिक, इनमें वातावरणीय कारक जैसे वायु, ताप, जल, प्रकाश आदि आते हैं। अब जैविक घटक की बात करते हैं, इसमें क्या? उत्पादक। जैविक घटक में पहला क्या है? उत्पादक है। सभी हरे प्रकाश संश्लेषी पौधे उत्पादक कहलाते हैं। सभी हरे प्रकाश संश्लेषी पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता, जंतु भोजन प्राप्ति के लिए पौधे द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित होते हैं, ये उपभोक्ता कहलाते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। यानी कि उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो प्राथमिक उपभोक्ता में अगर हम देखते हैं, ये सीधे पौधे को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या करते हैं? सीधे पौधे को खाते हैं, अतः यह शाकाहारी होते हैं, जैसे क्या? टिड्डा। द्वितीय उपभोक्ता, ये शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, जैसे मेढक। और तृतीय उपभोक्ता की बात करते हैं, ये द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे क्या? सर्फ। तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं? ये द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे सर्फ। ऐसे शाकाहारी में जैसे क्या आ जाएगी? गाय आ जाएगी, बकरी आ जाएगी, ये प्राथमिक उपभोक्ता में सब आते हैं। अब अवघटक की बात करते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। अवघटक क्या होते हैं दोस्तों? सूक्ष्म जीव होते हैं जो पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के मृत शरीरों का अपघटन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, आहार श्रृंखला की बात करते हैं। आहार श्रृंखला के बाद जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसके अंतर्गत खाने व खाए जाने की पुनरा
वृत्ति द्वारा खाद्य ऊर्जा का प्रभाव होता है उसे खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला क्या है कि जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसके अंतर्गत खाने व खाए जाने की पुनरावृत्ति द्वारा खाद्य ऊर्जा का प्रभाव होता है, उसे खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। अगला पॉइंट है पादप स्रोत से विभिन्न जीवों की श्रृंखला द्वारा खाद्य ऊर्जा का संचरण खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहलाता है। उदाहरण घास, ये क्या है प्राथमिक, घास क्या है उत्पादक है। फिर घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। फिर क्या मेढक द्वितीय और सर्प क्या हो गया तृतीय उपभोक्ता हो गया। पौधे, दूसरा उदाहरण लेते हैं पौधे, पौधे को कौन खाएगा, हिरन खाएगा, और हिरन को कौन खाएगा, शेर खाएगा। ठीक है। पोषी स्तर, एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। अब 10% नियमीय परीक्षा में पूछे गए थे, TR 1, 2, 3 सब में पूछे गए थे 10% का नियम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपभोग हो जाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर उत्पादक अगर 100 है, अगर उत्पादक 100 है और अगर प्रथम उपभोक्ता अगर उसको यूज करेगा तो उसमें कितना जाएगा, मात्र 10% ही जाएगा। तो 100 का 10% कितना हो गया, यानी कि उसमें 90 ही जाएगा, यानी कि उसमें कितना जाएगा 90। फिर अगर अगला द्वितीय को उपभोक्ता यूज करेगा तो उसमें भी वही 10% जाएगा। और जैव आवर्धन की बात करते हैं, आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, जैसे जैव आवर्धन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। अब बात करते हैं जाल आहार जाल की बात करते हैं। तो आहार जाल क्या है देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार श्रृंखला आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है। ठीक है, आहार श्रृंखला क्या होती है, आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, उसे आहार जाल कहते हैं। ठीक है। अगला है पर्यावरण की समस्याएं। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, पर्यावरण संबंधी समस्याओं की बात करते हैं। ओजोन परत का अपक्षय होना और अवशिष्ट निपटान होना। ओजोन परत, ये भी देख लेते हैं कि ओजोन ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है। यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा कैंसर आदि से क्या करती है, रक्षा करती है। और नोट में देखेंगे कि मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का एक हिस्सा है। ओजोन का निर्माण, अब ओजोन का निर्माण की बात करते हैं तो ये क्या O2 पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में क्या होता है, O+O में टूट जाता है। O+O2 से फिर प्रतिक्रिया करके क्या बनता है, O3 ओजोन ये बनाता है। ठीक है, अगला देखते हैं ओजोन परत का ह्रास कैसे होता है। ओजोन परत के ह्रास की बात करते हैं तो 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई थी। ठीक है, 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई थी। ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारण मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना गया था। ठीक है, जिसका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। ये भी याद रखना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग जो है शीतलन एवं अग्निशमन के लिए भी किया जाता है।
अगला पॉइंट देखते हैं। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। अब कचरा प्रबंधन की भी बात कर लेते हैं हम लोग। कचरा प्रबंधन क्या है? तो कचरा प्रबंधन की बात करें, आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है, ठीक है, जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारे जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। सही बात है। अगला देखते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की अगर बात करते हैं, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण फल तथा सब्जियों के छिलके, जूट, कागज आदि, ठीक है। और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में नहीं बदलते हैं, ठीक है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, धातु, यानी कि जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में नहीं बदलते, यानी कि मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं। कचरा निपटान की समस्या कम करने के उपाय पे भी हम चर्चा कर लेते हैं कि हमें जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय कचरे को अलग अलग कर लेना चाहिए और जैव निम्नीकरण पदार्थों को पुनः चक्रण हेतु कारखाने भेज देना चाहिए, जिससे उन्हें पुनः प्रयोग में लाया जा सके। और जैव निम्नीकरण पदार्थों का प्रयोग खाद बनाने के लिए करना चाहिए, जिससे पौधे को उच्च कोटि की खाद उपलब्ध हो सके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध भी देख ही लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए उपयोगी प्राकृतिक पदार्थ जैसे जल, वायु, वन, खनिज, पेट्रोलियम, मृदा आदि को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी कि जो हमें ईश्वर ने दिए हैं, जो ईश्वर द्वारा निर्मित चीज़ है, उसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो इसमें क्या आ गए? वायु आ गए, वन आ गए, खनिज आ गए, पेट्रोल, मृदा आदि आ गए। अब अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अक्षय प्राकृतिक ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो मानव द्वारा प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, समुद्र आदि, ठीक है। अगला देखते हैं, क्षयशील संसाधन। क्षयशील संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जो मनुष्य के प्रयोग करने पर धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, उसे क्षयशील प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे खनिज, कोयला आदि। ये सब क्या है? क्षयशील संसाधन है। क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि निम्न में क्षयशील संसाधन कौन सा है? तो इसमें दे देंगे 2-3 ऑप्शन। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए इसके प्रबंधन की आवश्यकता होती है, ताकि यह अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके और संसाधनों का शोषण न हो। पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम है। गंगा कार्य योजना की बात करते हैं, तो गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए गंगा सफाई योजना सन 1985 में शुरू की गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए गंगा सफाई योजना सन 1985 में शुरू की गई थी। कई करोड़ की लागत वाली यह योजना गंगा जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रारंभ की गई। नोट: जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापन हेतु कुछ कारक है। क्या कारक है देख लेते हैं। जल का pH जो आसानी से सार्वसूचक की मदद से मापा जा सकता है, ठीक है। जल का pH जो आसानी से सार्वसूचक की मदद से, एक यंत्र है, उससे मापा जा सकता है। जल में कोलीफॉर्म जीवाणु जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है, ठीक है। जल में कोलीफॉर्म जीवाणु जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है की उपस्थिति जल का संदूषित होना दर्शाता है, ठीक है। पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपने आदतों में कौन से परिवर्तन ला सकते हैं? अब देखते हैं पर्यावरण का मित्र कैसे बना जा सकता है। तो उत्तर: पर्यावरण मित्र बनने के लिए हमें तीन प्रकार के परिवर्तन अपनाना होगा। पहला, कम उपयोग, दूसरा पुनः चक्रण और तीसरा पुनः प्रयोग। तो कम उपयोग की अगर बात करते हैं, तो कम उपयोग में क्या है? इसका अर्थ है कि हमें कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। हम बिजली के पंखे बंद करके बिजली बचा सकते हैं, व्यर्थ बहते हुए पानी की बचत कर सकते हैं, हमें भोजन भी नष्ट नहीं होने देना चाहिए। और दूसरा हो गया पुनः चक्रण की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो पुनः चक्रण क्या है? इसका अर्थ है कि
हमें प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तु तथा ऐसे ही पदार्थों का पुनः चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बनानी चाहिए। और पुनः उपयोग के तरीके में हम किसी वस्तु का बार बार प्रयोग कर सकते हैं। लिफाफों को फेंकने की अपेक्षा हम इनको फिर से उपयोग में ला सकते हैं। प्लास्टिक की बोतलों तथा डिब्बों का उपयोग रसोई घर में वस्तुओं को रखने के लिए कर सकते हैं। अब चलिए, हमें संसाधनों के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है? हमें संसाधन के प्रबंध की क्यों आवश्यकता है? तो इसका उत्तर क्या है? संसाधन सीमित होते हैं। संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। हमें अनेक दैनिक वस्तुएं प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है, ठीक है। यदि हम इन संसाधनों का उपयोग अल्प समय में कर लेंगे तो अपनी भावी पीढ़ी को इन संसाधनों से वंचित रहना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमें संसाधनों का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। शोषणीय विकास की बात करते हैं तो शोषणीय विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास की प्रोत्साहित करती है, साथ ही आगे वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, अतः संपोषित विकास से जीवन के सभी आयाम में परिवर्तन निहित है। वन एवं वन्यजीव संरक्षण जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। वन एवं वन्यजीव संरक्षण की बात करते हैं। वन जैव विविधता के तप्त स्थल है। वन जैव विविधता के क्या है? तप्त स्थल है। जैव विविधता को संरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। तो जैव विविधता क्या है उसको भी देख लेते हैं कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले विविध स्पीसीज की संख्या है, जैसे पुष्पी पादप, पक्षी, कीट, सरीसृप, जीवाणु आदि। ये क्या है? जैव विविधता। हमें वन एवं वन्य जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए? चलिए देख लेते हैं क्यों करना चाहिए। हमें वनों से इमारती लकड़ी एवं जलाने की लकड़ी प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरा, वनों से हमें फल, मेवे, सब्जियां, औषधि आदि प्राप्त होती है। और वन प्राणी पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा, वन्य प्राणी स्थलीय खाद्य श्रृंखला की निरंतरता के लिए उत्तरदायी है। अब है दावेदार या स्टेक होल्डर। दावेदार या स्टेक होल्डर क्या? ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज पर निर्भर हुए उसके दावेदार होते हैं। दावेदार, वनों पर उनकी निर्भरता। चलिए देखते हैं। दावेदार दावेदार तनों पर उनकी निर्भरता की बात करते हैं। स्थानीय लोग अपनी आवश्यकता के लिए वनों पर आश्रित होते हैं। स्थानीय लोग क्या होते हैं? अपनी आवश्यकता के लिए वनों पर आश्रित होते हैं, क्योंकि यहाँ से इसको जलावन, फल, सब्जी और सब कुछ प्राप्त होते हैं। सरकारी वन विभाग, सरकार जिसके पास वनों का स्वामित्व है, सरकार जिसके पास वनों का स्वामित्व है तब वनों को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। उद्योगपति जो वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं, जैसे क्या पलंग, कुर्सी, ये सब जो बनता है। वन्य जीव वो प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति को बचाना चाहिए, जो ये बचाने का प्रयास करता है उसे वन्य जीव वो प्रकृति प्रेमी कहते हैं, ठीक है। चिपको आंदोलन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जो है दोस्तों ये टीआर बीपीएससी परीक्षा में बड़ा कंफ्यूज उत्पन्न किया था। तो अब देखते हैं चिपको आंदोलन। गढ़वाल के रेनी नामक गांव की महिलाओं ने वनों के ठेकेदार द्वारा काटे जाने का विरोध किया, ठीक है। उन्होंने पेड़ों से लिपटकर उनकी रक्षा की। उनके इस प्रयास से स्थानीय वन उजड़ने से बच गए। इस घटना को चिपको आंदोलन नाम दिया गया, ठीक है। तो मुख्य रूप से इसमें क्या याद रखना है? चिपको आंदोलन। ऐसे तो सुंदरलाल बहुगुणा को कई मतलब कई जगह पे देखने को मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार गढ़वाल के रेनी नामक गांव की महिलाओं ने वनों के ठेकेदारों द्वारा काटे जाने का विरोध किया था। गढ़वाल, ये ऑप्शन रहेगा, गढ़वाल के रेनी नामक गांव की महिलाओं के द्वारा, ठीक है। अब बांध की बात भी कर लेते हैं। बांध तो आप लोग ने देखा भी होगा। बांध की बात कर लेते हैं। बांध क्या है? बांध में जल संग्रह काफ़ी मात्रा में किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई में ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। जैसे टिहरी बांध, ये याद रखना है कि टिहरी बांध परियोजना कहाँ पे है? तो ये भागीरथी नदी पर है, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है, ठीक है। और सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध का किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पर है, ठीक है।
और कहाँ पे ये सरासर मध्य प्रदेश में भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे? सतलज नदी पर, पंजाब में। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। बांधों के लाभ देख लेते हैं कि बांध से क्या क्या लाभ है। सिंचाई के लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित करना होता है। विद्युत उत्पादन में उपयोग किया जाता है। क्षेत्रों में जल का लगातार वितरण कर किया जाता है। सिंचाई जिससे किया जाता है। बांधों से हानि भी देख लेते हैं कि इससे हानि भी होती है, ऐसी बात थोड़ी खाली लाभ ही होगा। तो हानि की बात कर लेते हैं। सामाजिक समस्याएं, बड़ी संख्या में जनजीवन को विस्थापित करना। ठीक है, अगर जब बांध बन जाएगा तो जहाँ पानी रहने लगेंगे तो वहाँ आदमी कैसे रहेंगे? तो बहुत दिक्कत होगी उस जगह। आर्थिक कारण, इन पर जनता का बहुत धन खर्च होता है। ठीक है, अगला है पर्यावरणीय कारण, इसके निर्माण के कारण बड़ी मात्रा में वन विनाश होता है तथा प्रदूषण भी उत्पन्न होता है। तो वन अगर खत्म होगा तो प्रदूषण तो होगा ही। जल संग्रह की बात करते हैं दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य है भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना। ठीक है, जल संग्रह से क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या है? भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना। द्वितीय संसाधन, पौधे एवं जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना जिससे पारिस्थितिकी और संतुलन पैदा न हो। जल संग्रह भारत में बहुत पुरानी संकल्पना है। राजस्थान में खादिन, बड़े पात्र एवं नाड़ी, महाराष्ट्र के बंधारस एवं ताल, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बंधिस, बिहार में आहार तथा पाइन, हिमाचल प्रदेश में कुल्ह, जम्मू में कादी क्षेत्र में तालाब तथा तमिलनाडु में एरिस, केरल में सुरगम, कर्नाटक में कट्टा आदि। ये सब क्या है? जल संग्रह के मतलब स्रोत हैं। ठीक है, भौम जल के रूप में संरक्षण के लाभ। भौम जल मतलब क्या? भूमि के अंदर जो जल है। भौम जल के स्वरूप में संरक्षण के क्या लाभ है? पानी का वाष्पीकरण नहीं होता है, नहीं कि पानी जो है नीचे अधिक मात्रा में रहता है। पौधे को नमी पहुंचाता है। जब पौधे को पानी की मात्रा जमीन में अधिक रहेगी तो पौधे को क्या करेगा? नमी पहुंचाएगा और मुरझाने से बचाएगा। कोयला और पेट्रोलियम की भी बात कर लेते हैं। अब कोयला वो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। इसे जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। कोयले का निर्माण 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में वनस्पति अवशेषों के अपघटन से हुआ था। यानी कि पृथ्वी में वनस्पति मतलब जंगल झाड़ कभी वैसा कंडीशन आया होगा कि ये अंदर चले गए और बहुत दिनों के बाद वहाँ पर क्या हुआ, मतलब इस तरह के जीवाश्म देखने को मिले। वर्तमान दर से प्रयोग करने पर कोयला अगले 200 वर्ष तक उपलब्ध रह सकता है। पेट्रोलियम की बात करते हैं, ये भी क्या है? वो नवीकरणीय संसाधन है, इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये भी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों के अपघटन से हुआ है। ठीक है, वर्तमान दर में प्रयोग करने पर पेट्रोलियम केवल अगले 40 वर्ष तक ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाली हानियाँ भी होती है। वायु प्रदूषण, कोयले और हाइड्रोकार्बन के दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है जो वायु को क्या करती है? प्रदूषित करती है और इससे बीमारियां भी होती है। तो कौन बीमारी? जब प्रदूषित वायु कई प्रकार के श्वसन समस्याएं उत्पन्न करती हैं और कई रोग जैसे दमा, खांसी भी उत्पन्न करते हैं। वैश्विक वैश्विक उष्मन की बात करते हैं कि जीवाश्म ईंधनों के दहन से CO2 गैस उत्पन्न होते हैं जो ग्रीन हाउस गैस है और विश्व उष्णता उत्पन्न करती है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित करने के उपाय क्या क्या हैं देख लेते हैं। जिन विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा हो उनका स्विच बंद कर दें। ठीक है, घरों में CFL का उपयोग करें जिससे बिजली की बचत हो। लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ी का उपयोग करें। जहां हो सके सोलर कुकर का प्रयोग करें। ठीक है, तो आज इतना ही। और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक इसका लाभ पहुंच सके।